प्रिय छात्रों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने भू संचलन और स्थल रूप को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में पढ़ा था। हमने दो प्रकार के बल देखे थे, अंतर्जात और बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों को हमने आकस्मिक और पटल विरूपणी संचलन में विभाजित किया था। पुनः पटल विरूपणी संचलन में हमने दो भाग देखे थे। एक का संबंध महाद्वीपों से था, जिसे महादेशजनक बल कहा गया, और दूसरा पर्वत निर्माणकारी या पर्वतन बल, जिसका संबंध पर्वतों की उत्पत्ति से था। पर्वत निर्माणकारी बलों को हमने फिर दो भागों में बांटा, तनावमूलक संचलन और संपीड़नात्मक बल। जब बल दो विपरीत दिशा में कार्य करें तो तनाव होता है, और तनाव से चट्टानों में चटकने, दरारें, भ्रंशन आदि पड़ जाते हैं। संपीड़नात्मक बल में जब बल एक ही दिशा में कार्य करता है या आमने सामने की ओर कार्य करे तो संपीड़न होता है, मोड़ पड़ जाते हैं और वलन या संवलन पड़ते हैं, जिससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वलन का संबंध संपीड़न बल से है। वलन में कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है, जिसे हम अपनति कहते हैं, और कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है, जिसे अभिनति कहा जाता है। इस बल के कारण वलन की प्रक्रिया से अपनति और अभिनति के रूप में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब हम वलन और उसके मुख्य प्रकार के बारे में जानेंगे। धरातल की चट्टानों में संपीड़न बल के कारण लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ वलन कहलाते हैं। विश्व में ऐसे कई उदाहरण हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतों की उत्पत्ति वलन का ही परिणाम है। मुख्य प्रकार, सबसे पहले हम बात करेंगे सममित वलन। सममित ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल एक समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? सममित वलन कहेंगे। इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। सेकेंड है असममित वलन। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। मैंने पिछली बार थोड़ी देर पहले आपको बताया था अपनति और अभिनति। ये अपनति ऊपर उठा भाग, ये अभिनति नीचे धंसा भाग। और सममित आप देख सकते हैं, दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल एक समान है, इसलिए इसको कहा सममित। असममित, जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान हो तो उसे हम असममित कहेंगे। एक भुजा इसमें साधारण झुकाव वाली और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है और छोटी होती है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। वलन का तीसरा प्रकार एक दिग्नत या एक नत वलन। जब किसी वलन की एक भुजा सामान्य झुकाव और ढाल वाली हो और दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती हो और उसका ढाल खड़ा हो, तब उसे एक दिग्नत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है समनत वलन। अब ध्यान रखना, पहले हमने सममित पढ़ा था, अब देख रहे हैं हम समनत वलन। जब वलन की दोनों भुजाएं झुकी हुई और लगभग समानांतर रूप से मुड़ी हो तो इस वलन को समनत वलन कहते हैं। इसमें भुजाएं समानांतर तो होती है, लेकिन क्षैतिज दिशा में होना आवश्यक नहीं होता है। इसका उदाहरण है पाकिस्तान का काला चीता पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है परिवलित या परिवलन। जब संपीड़न बल बहुत बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो उससे वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में और समानांतर रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसे परिवलित कहते हैं। इंग्लैंड का मिल्लुक हेवन इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आता है प्रतिवलन। जब परिवलित वलन में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाए तो वह भुजा प्रतिवलित कहलाती है। इस प्रक्रिया में वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। बंद वलन। बंद वलन में आप ये डायग्राम देखिए।
जिसमें दो भुजाओं के बीच न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम कहेंगे बंद वलन। जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण न्यून कोण हो तो वह बंद वलन है और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। इसके विपरीत खुला वलन, ये है आपका खुला वलन। इसमें आप दोनों भुजाओं का ढाल देख सकते हैं, 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 और 180 के बीच में, तो ऐसे वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। अब है हमारा ग्रीवाखंड। जब किसी परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाए तो वह विस्थापित भुजा ग्रीवाखंड कहलाती है। आल्प्स पर्वत में इसके उदाहरण दिखाई दिए हैं। कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर स्थित है। अब नेक्स्ट है समपनति। हम यहाँ पर दो परिभाषाएं देख रहे हैं, समपनति और समभिनति। आप इस आकृति को गौर से देखें। ये एक तरह का उभार दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा भाग, और इस ऊपर उठे भाग को हमने कहा था अपनति। जब किसी क्षेत्र में या विशाल क्षेत्र में विशाल अपनति दिखाई दे और उस विशाल अपनति में कई सारी अपनतियां और अभिनतियां हो, ये आप देख रहे हैं, छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां, ऊपर उठा भाग नीचे धसा भाग, ऊपर उठा और नीचे धसा। तो एक विशाल अपनति में कई अपनतियां और अभिनतियां बने तो ऐसी अपनति को समपनति कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के वलन को पंखा वलन भी कहा जाता है। क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील नहीं होने के कारण विभिन्न स्थानों में संपीड़न की भिन्नता के कारण ही पंखा वलन का निर्माण होता है। दूसरा, समभिनति। पहले हमने एक विशाल अपनति देखी थी, अब हम देख रहे हैं एक विशाल अभिनति। जब किसी अभिनति में संपीड़न के कारण एक साथ कई अपनतियां और अभिनतियां बने तो ऐसी अभिनति को समभिनति कहते हैं और इसका आकार भी पंखाकार वलन के समान हो जाता है। वलन के बाद बात करते हैं हम संवलन की। संवलन वृहद संवलन का लघु रूप होता है। वलन वृहद संवलन का लघु रूप होता है जिसमें गुंबद के आकार में उठा हुआ भाग उत्संवलन और धसा हुआ भाग अवसंवलन कहलाता है। ये आप छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं। ये दोनों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर उठे हुए और ये नीचे धसे हुए हैं। जो भाग ऊपर उठा है उसे हम कहेंगे उत्संवलन और जो नीचे धसा हुआ है उसे कहेंगे अवसंवलन। संवलन में क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न और तनाव का परिणाम होता है। यह चट्टानों के वलन से उत्पन्न न होकर उनके उत्थान और अवतलन से भी उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे तनाव मूलक बल की। तनाव मीन्स दो विपरीत दिशाओं में कार्य करना। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समानांतर कार्यरत रहते हैं। इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन, दरार, भ्रंशन आदि की प्रक्रियाएं होती हैं और इनकी वजह से ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, भ्रंश और रैंप घाटी का निर्माण होता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि भ्रंश और उसके प्रकार क्या हैं। तनाव मूलक बल भूसंचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बल, संपीड़न बल और तनाव मूलक बल
से होती है, किंतु इसमें तनाव मूलक बल का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है। भ्रंश के 4 मुख्य प्रकार। सामान्य भ्रंश, ये सामान्य भ्रंश है। आप देख रहे हैं तीर के निशान कहाँ जा रहे हैं। और ये व्युत्क्रम भ्रंश, इसमें भी आप देख सकते हैं तीर के निशान की क्या स्थिति है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। चट्टानों में दरार पड़ जाने से जब उसके दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसके लिए तनाव मूलक बल उत्तरदायी होता है और इससे भूपटल में विस्तार होता है। सामान्य भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण बने खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा गया है। अब हम देखेंगे व्युत्क्रम भ्रंश। चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप जब दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं तो उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। भ्रंशन की इस प्रक्रिया में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा घट जाता है। इस भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया संपीड़न बल द्वारा संपन्न होती है। तीसरा प्रकार है पार्श्वीय भ्रंश। जब संचलन की दिशा क्षैतिज हो तो उससे होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी से पहले हम एक बात और देख लेते हैं। सोपानी भ्रंश। किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानीकार या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। तो ये भ्रंश के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? सामान्य, व्युत्क्रम, पार्श्वीय और सोपानी। सामान्य में क्या देखा था हमने? ये तीर के निशान आप ध्यान में रखेंगे। जब चट्टान के दोनों खंड विपरीत दिशा में सरकते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश एक दूसरे की ओर सरकते हैं, आमने सामने की ओर सरकते हैं। पार्श्वीय भ्रंश में हमने देखा था संचलन की दिशा क्षैतिज हो तो उससे होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। और सोपानी भ्रंश में क्या होता है? किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश हो और सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानीकार या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। यहाँ भ्रंश के प्रकार समाप्त होते हैं। अब हमें देखना है कि भ्रंशन प्रक्रिया से कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। सबसे पहली आकृति है भ्रंश घाटी, जिसे रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार से निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहा गया है। इसका विस्तार कई किलोमीटर तक होता है। इसे ग्राबेन भी कहा गया है। भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। मृत सागर, मृत घाटी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी, यूरोप में राइन नदी, नील नदी घाटी आदि भ्रंश घाटी के कुछ उदाहरण हैं। अफ्रीका की महान घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। बेकाल झील, लाल सागर भी भ्रंश घाटियाँ हैं। अब हम बात करते हैं रैंप घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के स्तंभ या स्थल भाग स्थिर रहें और किनारों के दोनों भाग ऊपर उठ जाएं तो बीच में बनी घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर ही बहती है। अभी हमने बात की थी इससे पहले भ्रंश घाटी की। भ्रंश घाटी में क्या था? दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है और इससे जो घाटी बनती है वो भ्रंश घाटी थी, जिसका मुख्य कारण था तनावमूलक बल।
रैंप घाटी में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग तो स्थिर है, लेकिन किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से बीच में घाटी बन जाती है। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब है ब्लॉक एवं होस्ट पर्वत। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग स्थिर रहे और किनारे के भाग का अवतलन हो जाए तो ऊपर उठा भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। भारत का सतपुड़ा, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वाजजेस आदि इसके उदाहरण हैं। इनमें पर्वतों का ढाल खड़ा, शिखर समतल होता है। जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग स्थिर रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे होस्ट पर्वत कहेंगे। इसका उदाहरण जर्मनी का फोर्ज पर्वत। तो जैसे रैंप घाटी और भ्रंश घाटी में अंतर हमने देखा था, उसी तरह से होस्ट और ब्लॉक पर्वतों में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमारा वलन और उसके मुख्य प्रकार, इससे संबंधित सारी जानकारी हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ेंगे।